नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो ओपीएस और एनपीएस की बहस के बीच में केंद्र सरकार यूपीएस लेकर आ गई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से या फिर कई सालों से पेंशन को लेकर देश में हंगामा मचा था और उसका कुछ असर चुनाव पर भी देखा गया। उसके बाद यह कहा गया कि देखिए, क्या सरकार ओपीएस फिर से लागू कर सकती है। तमाम तर्क वितर्क चल रहे थे। इस बीच एक बैठक हुई और उस बैठक में तय किया गया केंद्र सरकार की तरफ से कि हम यूपीएस लेकर आ रहे हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब इसके आने से क्या फायदा क्या नुकसान होगा, एक तो सवाल यह उठता है। दूसरा सवाल यह उठता है कि क्या कर्मचारी इस बात पर हामी भरेंगे, राजी होंगे, क्योंकि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर हंगामा कर रहे थे। राजनीतिक पक्ष क्या है, इन सभी बातों का जिक्र आज अपने शो में करेंगे। इनसाइड स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, किस तरह से देखा जाए इस नई स्कीम को, पेंशन को लेकर जो हंगामा देश में हुआ है, हर किसी ने देखा है, क्या एक ये सॉल्यूशन है? क्योंकि हम लोगों ने कई शोज भी किए इसे लेकर और ये निकालने की कोशिश की कि क्या कोई तीसरा रास्ता हो सकता है, क्योंकि ओपीएस सरकार लागू करना नहीं चाहती, एनपीएस पर कर्मचारी राजी नहीं है, तो क्या ये यूपीएस जो नया लाया गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये एक तीसरा रास्ता है क्या? देखिए, जो पुरानी व्यवस्था थी वो 2004 में ख़त्म हो गई। मतलब 2004 के बाद जितने एम्प्लॉयज़ सरकारी सेवा में आए उनको ओपीएस नहीं मिलता है। वैसे अधिकारी या वैसे कर्मचारी अमूमन अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं। ज़्यादातर ऐसी ही बात है कि जो 2004 के बाद सेवा में आए हैं वो रिटायर तो हुए नहीं हैं, और 2004 1 अप्रैल से पहले जितने भी लोग सेवा में आ चुके हैं उनको तो पुरानी पेंशन व्यवस्था मिल रही है, मिलेगी भी। तो 2004 से लेकर 2024 के बीच 20 सालों में इस बात को लेकर कर्मचारियों के बीच बहुत ज़्यादा बहस थी कि आखिर हमारी क्या गलती है कि अगर किसी ने 2004 1 अप्रैल से पहले ज्वाइन कर लिया सरकारी सेवा तो उन्हें तो पुरानी पेंशन योजना मिलती है और हमें एनपीएस मिलता है। एनपीएस और ओपीएस के जो रिटर्न थे वो आसमान ज़मीन का अंतर थे। ज़्यादातर अभी कर्मचारी रिटायर नहीं हुए हैं, लेकिन भविष्य के प्रति जो है एक असुरक्षा थी। बहुत सी बहस, बहुत सी बातें कि एनपीएस में जो लोग हैं, कुछ सेवाओं में रिटायरमेंट हुई भी थी, जो थोड़े कम अवधि वाले थे या जिनका लेट ज्वाइनिंग हुआ था वो लोग रिटायर हुए थे। तो उन लोगों के ज़रिए ये खबरें आती थी कि एक सामान्य कर्मचारी क्लास 3 का जो होता है उसे शायद 8,000 या 10,000 रुपये ही मिलते हैं या कुछ इसी तरह की बहुत कम राशि मिलती है। तो लोगों में एक बहुत बड़ा असुरक्षा का भाव था सरकारी सेवा में जो लोग थे उनको, और उन्हें लग रहा था कि ओपीएस जो हमसे लिया गया है वो गलत है और हमें इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। तो जैसा कि आपने बताया, हाल के कुछ महीनों कुछ सालों में ये अग्रेसिव हो गया था, पर ये जो भावना थी वो साल 2004 के बाद से ही शुरू हो गई थी कि भाई हमें ओपीएस चाहिए। मुखर रूप से जब ये दौर मान लीजिए सोशल मीडिया का और इस तरह से आया तो आप पाएंगे कि बहुत सी नई नई चीज़ें हुई हैं। तो उसमें ये देखा गया कि ओपीएस को लेकर के एक आंदोलन सा आया, और उसी आंदोलन जिसके बारे में आपने कहा कि हम लोगों ने कई प्रोग्राम भी किए, रामलीला मैदान में पिछले साल जो 1 अक्टूबर को रैली हुई थी, फिर अगस्त में भी उसके पहले हुई थी, और 3 रैलियां हुई थी अगस्त के बाद से लेकर नवंबर तक में। कहते हैं कि बिना किसी के बुलाए रामलीला मैदान भरता नहीं है दिल्ली का, और वो भर गया था। इतने लोग वहाँ पर मौजूद थे और सबका यही कहना था कि ओपीएस हमें आप दीजिए, और अगर आप नहीं देते हैं तो आपको नुकसान होगा। सरकार को वो संबोधित कर रहे थे, उदाहरण भी देते थे। हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुए वो भारतीय जनता पार्टी हारी,
और वो इसलिए हारी कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का जो लॉबी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर ज़्यादातर और दूसरे बिजनेसेस वगैरह नहीं हैं, तो सरकारी कर्मचारी बहुत हैं स्टेट गवर्नमेंट के, और उन्होंने जमकर के कांग्रेस को वोट इसीलिए किया क्योंकि कांग्रेस ने कहा था हम ओपीएस आपको देंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के पुराने समर्थक थे उन्होंने भी कांग्रेस को वोट किया, और देखिए कि वहाँ पर 65 में से 40 सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी को। अब वही भावना दिल्ली के रामलीला मैदान में भी दिखाई पड़ती थी, और नतीजा आपको 4 जून 2024 को दिखाई पड़ा। अगर 63 सीटें घटी भारतीय जनता पार्टी की, तो जो कई फैक्टर्स थे उसमें एक फैक्टर सरकारी कर्मचारियों की उदासीनता और विरोध इस नीति के खिलाफ कि भाई एनपीएस ही रहेगा, एनपीएस नहीं हटेगा। और अगर मान लीजिए कि सरकारी कर्मचारी जो 23 लाख इससे लाभान्वित होने वाले हैं, 23 लाख सरकारी कर्मचारी इससे लाभान्वित होने वाले हैं, इनके सहयोग में लाखों कर्मचारी थे, लेकिन अगर सिर्फ 23 लाख की हम बात करें तो 23 लाख कर्मचारी और अगर उनके 4-5 परिवार के सदस्य, तो वो 1 करोड़ वोट के आसपास था। और उसी का नतीजा था कि ऐसा लगता है सरकार ने सोचा, सरकार ने एक समिति बनाई थी, टीवी सोमनाथन समिति, उसने अपनी सिफारिशें दी थी, और मसला ये था कि उन सिफारिशों को आकार क्या दिया जाता है, रूप क्या दिया जाता है। अब ऐसे में जबकि सरकार के सामने बहुत सी चुनौतियां आज की तारीख में हैं, आप जानते हैं, प्रधानमंत्री ने स्वदेश वापसी उनकी हुई, जब यूरोप से वो वापस आए हैं पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा से, तो जो पहला उनका एंगेजमेंट था वो था कि कर्मचारियों से मिले। बाकी तो रूटीन कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कि ये पारित हुआ, लेकिन जो पहला पब्लिक एंगेजमेंट उनका था तो वो कर्मचारी संगठनों के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये नतीजा आपके सामने है, जिसमें कि ओपीएस तो नहीं लागू हो रहा है। ओपीएस जैसा भी आप नहीं कह सकते हैं कि कुछ लागू हो गया है, लेकिन ओपीएस को कुछ हद तक कवर करने वाला यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि एकीकृत पेंशन योजना लागू हुई है। अब ये योजना लागू हो उससे पहले क्या कर्मचारी इस बात को मानेंगे, और क्या एनपीएस खत्म हो जाएगा, ओपीएस के रास्ते बंद हो जाएंगे? इस तरह के सवाल भी सोशल मीडिया पर तैरने लगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, और इसमें वो तमाम लोग आएंगे जिन्होंने 1 अप्रैल 2004 के बाद नौकरी ज्वाइन की है। तीसरी बात यह है कि एनपीएस ख़त्म नहीं हो रहा है। यू हैव टू चूज़ बिटवीन द टू। एनपीएस भी है, ओपीएस भी है, दोनों में से आप कोई एक चुनिए। जाहिर है कि सरकारी कर्मचारी जो हैं वो यूपीएस ही चुनेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे आपके जैसे बहुत से लोग हैं प्राइवेट सेक्टर के जो एनपीएस को पहले से ही चुन रखा है उन्होंने। तो एनपीएस एज ए स्कीम तो लागू रहेगी ही रहेगी, क्योंकि एनपीएस प्राइवेट सेक्टर के लिए एक ऐसे स्कीम के तौर पर आई थी जो कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ को एक एश्योर्ड पेंशन, भले ही वो छोटी है, वो देने की योजना थी। तो बहुत से लोगों ने एनपीएस में ऑप्ट किया था, तो वो योजना भी रहेगी। सहूलियत होगी सरकारी कर्मचारियों के पास कि वो एनपीएस से यूपीएस में माइग्रेट करें। और 3 स्तंभ बनाए हैं सरकार ने, जहाँ तक सवाल यूनिफाइड पेंशन स्कीम एकीकृत पेंशन योजना की है। पहली तो ये है कि अगर किसी ने 25 सालों की सरकारी सेवा दी है, कम से कम 25 सालों की सरकारी सेवा अगर किसी ने दी है, तो उन्हें एक सुपरएनुएशन यानी कि रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित सम पेंशन के तौर पर हर महीने मिला करेगा, जो एनपीएस से बहुत ज़्यादा होगा। और उसका हिसाब भी दे दिया है कि आखिरी 12 महीने की जो आपकी सैलरी है
उस सैलरी का जो बेसिक है, बेसिक सैलरी जो आपकी है उसका जो औसत है बेसिक सैलरी का, उसका 50%। मान लीजिए कि अगर किसी की औसत बेसिक सैलरी जो है वो 50,000 रुपये है तो 25,000 रुपये उसको मिलेंगे। अच्छा, दर्शकों के समझने के लिए जरा ये समझाइए, इसमें फर्क पहले वाले में और इस वाले में क्या रहेगा? जो ओपीएस जिसकी मांग की जा रही है और जो नई व्यवस्था लाई गई है, इसमें जो पेंशन मिलेगी उसमें क्या बेसिक अंतर क्या रहेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। ये समझना सबसे ज़रूरी है कि देखिए, पहले जो पेंशन योजना थी, ओल्ड पेंशन स्कीम में, पुरानी पेंशन योजना में ये थी कि जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है, आखिरी आपकी जो सैलरी थी, आप रिटायर हो रहे हैं, बेसिक सैलरी नहीं, पूरी सैलरी आपकी। हाँ, मतलब बेसिक के साथ जो पर्क्स हैं आपके, वो सारे जुड़ने के बाद जो आपकी एक सैलरी बनती है, एक लमसम अमाउंट जो बनता है, उसका 50% ठीक है मिला करता था। मान लीजिए कि आखिरी सैलरी हमारी 2 लाख रुपए है तो हमें 1 लाख रुपए पेंशन मिला करेगा। दूसरी अच्छी बात उसमें ये थी कि वो महंगाई से लिंक्ड था, डीए लिंक्ड था, डियरनेस लिंक्ड था, यानी कि महंगाई भत्ता से जुड़ा हुआ था, यानी कि पेंशन में भी महंगाई भत्ता लगता था। तो आपका पेंशन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता था, क्योंकि आप जानते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई भत्ता सरकार देती है, निश्चित समय सीमा है उसकी, तो जाहिर है कि पेंशन बढ़ेगा। इसमें डियरनेस लिंक्ड नहीं है। नई जो यूपीएस आई है, ये इन्फ्लेशन से इसका इंडेक्सेशन किया गया है। मतलब ये है कि महंगाई का ध्यान तो रखा गया है पर उसके साथ जोड़ दिया गया है। एसेंशियली महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा, सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि भाई महंगाई बढ़ रही है तो समय समय पर पेंशन भी बढ़ना चाहिए। मतलब उसे रिवाइव करेंगे, उसको रिवाइज करते रहेंगे। रिवाइज करने का एक समय अवधि जो फिक्स्ड होता था, महंगाई भत्ते के आधार पर होता था ओपीएस में, वो इसमें नहीं है। तो पहली तो आपने जो अंतर पूछी कि ओपीएस कितना मिला करता था, तो फिगर के टर्म्स में जैसे हमने कहा कि लास्ट ड्रॉन सैलरी, आखिरी सैलरी अगर 2 लाख रुपए है तो आपकी 1 लाख रुपए मिला करेगी। इसमें क्या है कि अगर आपकी जो सैलरी है वो जो भी है उसमें बेसिक आपका जो है 50,000 रुपए है, बेसिक प्लस पर्क्स मिलाकर के सैलरी बनती है। पर्क्स का पार्ट हटा दीजिए, पर्क्स का पार्ट हट गया, अब जो सिर्फ बेसिक है आपका, उस बेसिक का 12 महीने, जो जनवरी से मान लीजिए दिसंबर 31 को रिटायरमेंट हुई है, तो जनवरी से दिसंबर तक जो भी बेसिक सैलरी आपने ड्रॉ किया, कभी आपने 51,000, कभी 49,000, कभी 53,000 जो आपने ड्रॉ किया, उसका औसत निकाला जाएगा, सबको जोड़ करके डिवाइडेड बाय 12। अगर मान लीजिए वो निकलता है 52,000 रुपये बेसिक, हो सकता है कि आपकी आखिरी सैलरी 1,10,000 या 1,20,000 रही हो, बेसिक आपकी निकली 52,000 रुपये, तो 52,000 रुपये का 50% 26,000, यानी कि लास्ट ड्रॉन सैलरी उस मामले में, ओपीएस के मामले में, अगर 1,10,000 था तो 55,000 रुपया मिला करता पेंशन, लेकिन इस मामले में 26,000 रुपये आपको मिलेगा। दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि बेसिक सैलरी एक होती है और उसके ऊपर जितने भी अलायंसेस लगते हैं और तमाम चीजें होती हैं, सरकारी कर्मचारी जो होंगे वो अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते ही है वो। हाँ, वो सैलरी बढ़कर और ज्यादा हो जाती है। पर ये मोटे तौर पर यह है कि जो ओपीएस में मिला करता था उसका 50% के आसपास आपको एनपीएस में मिलेगा। जितना ज्यादा मिला करता था ओपीएस में, एनपीएस में, ये यूपीएस में 50, लेकिन एनपीएस में तो बहुत ही कम मिला करता था, तो उस लिहाज से तो बेहतर हो गया। लेकिन वो जो ओपीएस वाला आनंद है वो अभी भी दूर है, और यहीं से मामला शुरू होता है कि क्या सरकारी कर्मचारी इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरी बात इसमें यह कर दी गई है कि फैमिली पेंशन, वो जो पेंशनर है उसकी आखिरी सैलरी का 60% मिला करेगा। जैसे मान लीजिए कि पेंशनर है, उसको 30,000 रुपये पेंशन मिलता है, उसको 30,000 रुपये पेंशन उसको मिलता है मान लीजिए, तो अगर वो उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 18,000 रुपये उसकी पत्नी को, उसके डिपेंडेंट को मिला करेगा।
फैमिली पेंशन की भी व्यवस्था कर दी गई। इसके अलावा जो एक और ख़ास बात है वो ये है कि मान लीजिए कि 25 साल आपने नौकरी किया तो बता ही दिया गया कि औसत बेसिक सैलरी का 50% मिलेगा। लेकिन मान लीजिए बहुत से लोग होते हैं जो 25 साल नहीं कर पाएंगे नौकरी, किन्होंने रिज़ाइन कर दिया 11वें साल में, 15वें साल में, किन्हीं की सर्विस की लेंथ ही 23 साल थी। मान लीजिए लेट ज्वाइन किया सर्विस तो 23 ही साल हुआ, तो 25 साल तो पूरा नहीं हुआ। तो वो 50% वाला जो नियम लगाया गया है 25 साल नौकरी करने के बाद, उसकी वेरिएबल होगी। अगर 25 साल आपने किया तो मिनिमम 50% मिलेगा बेसिक सैलरी का, लेकिन अगर आपने 23 किया तो शायद 46 बनेगा आपका, अगर आपने 20 किया तो शायद आपका 40 बनेगा। यानी आपकी सर्विस पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपने मात्र 10 साल किया, अगर 10 साल भी मिनिमम आपने किया है तो 10,000 रुपए तो आपको एश्योर्ड कर दिया गया है। मान लीजिए किसी ने 10 साल के बाद नौकरी छोड़ दी थी, तो ऐसा नहीं है कि उसको कुछ नहीं मिलेगा। 25 वाला जो लॉ है वो तो है ही, लेकिन वो 25 साल करने वालों के लिए तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है ही, वो तो है ही। लेकिन जिन लोगों ने मात्र 10 साल के बाद छोड़ दिया तो उनके लिए भी सरकार ने किया कि 10% देंगे, हम 10,000 देंगे आपको। अब ये 10 साल वाली की सैलरी कितनी होगी इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी 1 लाख 2 लाख सैलरी हो मान लीजिए। हाँ, पर उसने 10 साल चूंकि 10,000 रुपए पेंशन लेगा तो उसके लिए तो नुकसान। हाँ, तो उसमें देखिए बेसिक सैलरी वाला जो क्लॉज नहीं लग रहा है। 10 साल आपने नौकरी की तो कम से कम हम आपको 10,000 रुपए तो देंगे। एहसान। हाँ, वो ज़्यादा भी हो सकता है लेंथ ऑफ द सर्विस पे। मान लीजिए किसी ने 12,000 साल किया है तो फिर वो कैलकुलेट होगा। अब मान लीजिए कि किसी की सैलरी बढ़िया थी जैसा आप कह रहे हैं, तो उसका बेसिक भी अच्छा होगा, है ना। तो किसी का बेसिक अच्छा, किसी की बेसिक बहुत कम थी, बहुत ही, और उसने 10 साल के बाद छोड़ भी दिया है और मामला 10,000 से नीचे का आ रहा है तो भी 10,000 मिलेगा। कहने का मतलब ये है। अच्छा, ठीक है ना। जिसने मान लीजिए कि 15 साल ही किया है, उसकी सैलरी बहुत अच्छी थी, तो उसको तो उसी हिसाब से, उसकी बेसिक है उसी हिसाब से उसको 15 साल का मिलेगा। तो एक तो ये हो गया। और चौथी बात इसमें जो है वो ये है कि अभी एनपीएस में मेरा भी कंट्रीब्यूशन जाता है, सरकार का भी कंट्रीब्यूशन जाता है। एनपीएस के साथ सबसे बड़ी नाराज़गी तो यही है ना कि ओपीएस में हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं जाता था, फिर भी हमको हैंडसम पेंशन मिलता था आखिर में। लेकिन एनपीएस जो सरकार अभी तक चला रही थी उसमें यह था कि भाई 10% हमारा और 14% सरकार दिया करती थी। अब सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन जो है, क्योंकि अब एनपीएस आ गया तो वित्तीय बोझ तो बढ़ेगा ना, यूपीएस आ गया, यूपीएस आ गया तो वित्तीय बोझ तो बढ़ेगा ही। तो अपना कंट्रीब्यूशन सरकार ने 14 से 18.5% कर दिया। अभी तक एनपीएस के मामले में वो दिया करती थी 14%, अब यूपीएस आ गया तो वो अपना 14% से बढ़ाकर उसने 18.5% कर दिया है। एम्प्लॉय जो 10% देते थे वो 10% ही देते रहेंगे, उनके ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया है। तो ऐसे करके एक नया गुलदस्ता तैयार किया गया है और एम्प्लॉयज़ को खुश करने की कोशिश की गई है। एम्प्लॉयज़ खुश होते हैं कि नहीं होते हैं ये अलग बात है, लेकिन चुनावी तौर पर सरकार को ये जाहिर तौर पर लग रहा था कि हमें नुकसान हो रहा है। हम साउंड इकोनॉमिक लॉजिक कहा जाता था कि हम लगाया जाता है कि भाई संसाधन सीमित होते हैं और सीमित संसाधन जो होते हैं तो उसको पेंशनर्स को दिया जाए कि युवाओं को दिया जाए, नौकरियों पे खर्च किया जाए, नई नौकरियां सृजित हो जाएं, उनमें दिया जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि ज़्यादा आदर्श स्थिति में न जाते हुए सरकार ने जो जनता की मांग थी उसमें एम्प्लॉयज़ बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है, सरकारी कर्मचारी, और इस कारण से उस बात को समझते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। सरकार की जो अभी पॉलिटिकल पोजीशन है उसका एक बहुत बड़ा योगदान इस फैसले में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी आ गया है, वो कह रहे हैं कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। ये कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यानी कि सरकार अपने तौर पर ओपीएस लाने में सक्षम नहीं थी,
जो लेकर आई है उसमें अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रही है। इस ट्वीट से तो यही समझा जाए। हाँ, मतलब ये बार बार सरकार की तरफ से कहा गया है कि देखिए ये आसान नहीं है हमारे लिए कि ओपीएस को हम एज इट इज़ उसी अवस्था में लागू कर दें। जो लोग इस तरह की बातें कहते हैं उनके खिलाफ आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि आज आपकी अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो जब आपकी अर्थव्यवस्था की साइज इतनी बढ़ रही है और आप पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, जब आपकी साइज नहीं थी, अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी नहीं थी, तब दे लेते थे और अब नहीं दे पा रहे हैं। पेंशन के झगड़े में ही अग्निवीर जैसी योजना लेकर आई गई जिसको लेकर हंगामा हुआ। नहीं, वो आरोप है। प्रधानमंत्री ने इसका विरोध किया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि अग्निवीर में जो बहालियां हैं उसके लिए मुझे दोषी ठहराया जाता है, ये कह करके कि पेंशन न देना पड़े इसलिए हमने 4 साल का किया है। उन्होंने जवाब दिया कि अरे साहब, ये जो अभी भर्ती होंगे लड़के, फौजी बनेंगे, इनकी रिटायरमेंट जो 30 साल बाद होगी उस समय तो मोदी 105 साल के हो जाएंगे, तो क्या मैं तब तक जिंदा थोड़ी रहूँगा या मैं तब तक रहूँगा थोड़ी जो मेरे ऊपर बोझ आएगा। मेरे ऊपर बोझ नहीं आएगा, मैं तो फोर्स को यंग करने के लिए मैंने ये किया है। और अभी यूपीएससी की तरफ से फैसला लिया गया जो लेटरल एंट्री का, उसको लेकर हंगामा हुआ। अब देखिए वो तो फिर दायरा आरक्षण का चला जाता है कि उसमें उनकी ये कोशिश, और ये मतलब कि चूँकि माहौल इस तरह से है अभी कि हर चीज़ जो है वो कास्ट सेंसस आरक्षण के दायरे में फंस रही है। पर स्पेशलिस्ट तो बहाल हम लोगों ने हमेशा से किया है। अब स्पेशलिस्ट बहाल करके उसको हम क्या जिम्मेदारी देते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हमारे पास स्पेशलिस्ट आते रहे हैं। हमारे पास मोंतेग सिंह अहलूवालिया लैटरल एंट्री, हमारे पास सबसे बड़ा उदाहरण आपको देता हूं मैं, यूआईडी एक बनी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपको मिला, जिसके नाम पर आधार आया। और आधार नंबर आज हमारी पहचान है। कहीं भी सरकार में आप चाहें तो बिना आधार के आपका काम नहीं चल रहा है कहीं भी। आधार की जो कल्पना है उसको साकार करने वाले व्यक्ति का नाम है नंदन नीलकनी। नंदन नीलकनी इस देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज इन्फोसिस के पार्टनर हैं, एक तरह से वो मालिक हैं, वो शेयर होल्डर्स हैं, बड़े शेयर होल्डर नंदन नीलकनी। वो उनके मालिक जो है कंपनी के सबसे बड़े जो शेयर होल्डर हैं नारायण मूर्ति, उनके साथ उस कंपनी की शुरुआत और उसे आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार ने उनकी सेवाएं ली थी, उनको ज्वाइन कराया गवर्नमेंट में और कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया। और ये ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, आधार जब आया है तभी की बात है मुझे। और उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को, इसमें बहुत ज़्यादा आईटी का रोल था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उन्होंने इसको अंजाम दिया और आज हर व्यक्ति के हाथ में आधार है। अगर आप एक्सपर्टीज नहीं लेकर के आते, है ना, तो आप किस तरह से इसको करते, क्या दिक्कतें आती वो तो नहीं पता है। लेकिन एक एक्सपर्ट को लाने से आधार आज सबकी पहचान है। ख़ास तौर पर जो कमज़ोर वर्ग है, गरीब है, उसके पास आधार अगर नंबर है तो वो सरकार की सारी योजनाओं का बेनिफिशियरी है। आधार बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है, बैंक अकाउंट उसका खुल रहा है। एक ऐसी पहचान बन गई है आधार जो कि आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, बायोमेट्रिक है। और इस तरह की चीज़ें किसी भी देश के समृद्ध होने में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन पेंशन एक मुद्दा तो है ना, और मतलब मुद्दा इस सेंस में कि एक बहुत बड़ा चंक पेंशनर्स को जाता है, वो सरकारी जो केंद्र के हों या फिर राज्य के हों, एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता है बजट का उनकी पेंशन्स को लेकर। तो सरकार के मन में क्या ये बात नहीं है, और क्या इसे पूरी तरीके से झुठलाया जा सकता है कि वो इस पेंशन से बचने की कोशिश कर रही है, जैसा कि आरोप विपक्ष लगाता है? देखिए, सरकार ने, मुझे लगता है कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाया है। सीधे सीधे ये कह देना कि नहीं, संसाधन सीमित है तो हम युवाओं को ही देंगे और हम जो बुज़ुर्ग हैं उनको नहीं उतनी देंगे क्योंकि उनकी आवश्यकताएं कम जाती हैं, ये भी बड़ा ही एक एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट था जो अभी तक सरकार लेकर के चल रही थी। पुरानी पेंशन ही बहाल करो, ये भी बहुत से लोगों को लगता है कि ये भी एक एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट होता है, क्योंकि 60, 65, 70 साल जाते जाते व्यक्ति की जो
जिम्मेदारियां होती हैं वो सीमित हो जाती हैं। उसके बच्चों की शादी हो जाती है, उसका घर बन गया होता है, वो गाड़ी खरीद चुका होता है और अपने पैसे जो है उसकी आवश्यकता से क्या ज़्यादा आ रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन भी आती है। तो बीच का लाइन लिया गया है। बीच का लाइन ये है कि कोई व्यक्ति बुढ़ापे में सरकारी सेवा जिसने इतने दिन दिया है वो किसी पर बोझ ना बन जाए। ये बहुत गलत था। वो सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी था। उसकी ज़रूरत से ज़्यादा उसको मिले, ज़रूरतें कम हो जाती हैं, धन संचय करने की उसकी उस वक्त कोई इच्छा नहीं होती है, वो अपने जीवन के उत्तरार्ध में है, तो वो ये कौन तय करेगा किसके लिए क्या लिमिट है? हाँ, लेकिन वो तय होगा संसाधनों के आपके हिसाब किताब से। अगर आपके देश में संसाधन बहुत ज़्यादा है, जाहिर है कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम दे सकते हैं, लेकिन अगर उन्हीं संसाधनों में युवाओं को कुछ देना है और कुछ देना है अपने बुजुर्गों को, तो वो मिक्स एंड मैच तो करना पड़ेगा। और ये जो आज किया गया है ये वक्त की मांग थी। आप ये कह करके ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं लागू कर सकते हैं। आप लोगों के स्थायित्व को, लोगों की जो एक इनकम होती थी पेंशन के तौर पर, उसको डिनाई कर देते थे, वो सही नहीं था। तो जाहिर है कि अब करके एक सुनिश्चित कर दिया गया है कि एक डिग्निफाइड लाइफ कोई भी रिटायर्ड पेंशनर जी सकता है। मुझे लगता है कि बहुत आसानी से लोग मान जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी भी आंदोलन होगा, लेकिन आंदोलन की आग जो है वो काफ़ी हद तक इस फैसले के बाद थोड़ी तो ठंडी पड़ेगी। चलिए देखते हैं कि कितनी ठंडी पड़ेगी, क्योंकि लगातार देश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, इसको लेकर दिल्ली में किस तरह से आंदोलन हुए, तमाम जगह पर आंदोलन हुए, उसका कुछ असर तो अब नई पेंशन स्कीम जो लेकर आई गई है गवर्नमेंट की तरफ से उसमें झलक रहा है। लेकिन क्या कर्मचारी इस स्कीम को मानेंगे, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करेंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। हमारे जो दर्शक सरकारी नौकरियों में हैं वो क्या सोचते हैं इसको लेकर, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।